गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आज आपका स्वागत करता हूं दार्जिलिंग पहाड़ जो सुंदरता के लिए जाना जाता है। साथ ही इस समय पहाड़ की राजनीति भी अपनी सरगर्मियां लिए हुए है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते पहाड़ में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी एवं उनके गठबंधन के दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं एवं उसी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक अगर पिछले बार की तुलना करें, एक बार जीत चुके हैं चुनाव और दूसरी बार जीतने के लिए अपनी कवायद इस पहाड़ी क्षेत्र में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीरज जिम्बा जी की। नीरज जिम्बा जी, आपका स्वागत है। प्रणाम, धन्यवाद। पहला सवाल सर, आप गठबंधन के चुनाव चिन्ह में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, तो चुनाव चिन्ह को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं। कई लोग कहते हैं कि जीएनएलएफ या उनके सहयोगी दलों ने घुटने टेक दिए। वाकई टेक दिया आपने? नहीं, अगर मुद्दा के लिए अगर हमको घुटना भी टेकना पड़े, सिर भी पटकाना पड़े तो वो हम करेंगे अपने मुद्दा के लिए और राष्ट्रहित के लिए। और ऐसा नहीं कि आपने पहले कहा कि ये गठबंधन का है, गठबंधन है तो गठबंधन में बहुत सारे धर्म निभाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग एक धर्म निभा रहे कि जातीय मुद्दा, जातीय अस्मिता हमारा पार्टी से अगर बढ़ा है तो इसके लिए हमको, अगर हमारा अध्यक्ष ने ये सोच बनाया कि हम गठबंधन होके लड़ेंगे और हमारा एक प्रार्थी बीजेपी टिकट से लड़ेंगे, पहले भी मैं लड़ा हूँ, आज भी मैं लड़ने के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में उसका सरकार है, बंगाल में बहुमत से सरकार बना रहा है, तो अभी ये समय जो है बहुत अनुकूल है। तो हमारा जितना भी पुराना मांगे हैं, मुद्दा है, वो उसको सफलतापूर्वक डिलीवर करने का दक्षता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। इस समय आप जिस तरह से आपका एक वाक्य चला है, अजय एडवर्ड का राशन, नीरज जिम्बा का भाषण एवं मन घिसी का शासन, तो आप क्या मानते हैं कि शासन यानी आपके नेता वाकई अभी राजू बिष्ट ना हो कि मन घिसी है? नहीं, राजू बिष्ट हमारा सांसद है और पहाड़ी क्षेत्र में सुभाष घिसिंग का पार्टी का वर्चस्व है, हमारा वर्चस्व है, अभी वर्चस्व बड़ा है। देखिए, नेता अपना अपना स्तर का होता है, कोई दिल्ली में काम करता है, कोई रीजनल एस्पिरेशन को लेके काम कर रहा है, तो महान घिसिंग जी इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ गोरखा पॉलिटिक्स इन दार्जिलिंग हिल्स टुडे। तो राजू बिष्ट जी का अपना राष्ट्रीय स्तर पे भूमिका है, जो दायित्व उन्होंने लिया था, जो दायित्व के लिए हमने उनको चुना था, वो पूरी तरह से वो ईमानदार पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि दार्जिलिंग पहाड़ की राजनीति जो है वह भीतर से मन घिसिंग जी करे और बाहर से राजू बिष्ट करें, ये कहना चाहते हैं आप? ना, भीतर और बाहर का बात नहीं होता है राजनीति में। जिसको जो भूमिका निभाए वो अपनी भूमिका धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार निभाए, ये हम चाहते हैं। जिस तरह से देखने को मिला है पहाड़ में आपके अधिकतर जो मित्र हैं वही आपके आलोचक भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। वो लगातार आपके ऊपर आलोचना करते रहते हैं। बहुत सारे मुद्दे हमने विगत 2 सालों में देखा है। तो आपको लगता है कि आप शायद उन सभी लोगों को एक मौका देते हैं, आने वाले समय में भी आप मौका देंगे कि आपकी आलोचना होती रहे और आपके आलोचकों की संख्या बढ़ती रहे? जितना आलोचना हो उतना नाम है। क्रिटिसिज्म राजनीति में बहुत जरूरी है, पब्लिसिटी बहुत जरूरी है और प्रोपेगेंडा जरूरी है। आपको पिक्चर में होना पड़ेगा। मतलब आप ये टोटल पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा के लिए ही अपने आलोचकों को ऊपर लेके आते हो, उनको मुद्दा देते हो? ना, आलोचक चाहते कि कुछ मसाला हो, पत्रकार चाहते कि कुछ मसाला हो, राजनीतिक दल वाले भी चाहते कि किसी बड़े आदमी को कुछ टीका टिप्पणी करके उनका टीआरपी बढ़े। तो अगर मेरे को करेंगे और मेरे को अगर पब्लिसिटी इस प्रकरण में मिलता है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ना, जिस तरह से आपने कहा कि मीडिया को मसाला, सबको मसाला, अगर मिर्ची जैसा स्वभाव वाला नेता होगा तो मसाला तो स्वतः मिल ही जाएगा। हाँ, अगर मेरे को आप उपसंख्या देंगे कि मैं मिर्ची हूँ और तीखा हूँ तो सहृदय में इसको लेता हूँ। नहीं, लेकिन कई लोग जो आपके क्षेत्र के ही नहीं, वो संपूर्ण भारत के गोरखा, नॉन गोरखा जो भी हिंदी भाषी समझते हैं,
वह हमेशा एक आकलन करते हैं आपके बारे में कि कभी आप कह दे कि दक्षिण के हीरो की तरह आप काम करेंगे इस बार, कभी कह देते हैं मिर्ची है, कभी कुछ कह देते हैं आप, हाँ। पान खाने वाला कह देते हैं। तो एक्चुअल में नीरज जिम्बा क्या है? नीरज जिम्बा बहुत लोगों के लिए अपने अपने सोच में वो खुद मेरे को परिभाषित करते हैं। नीरज जिम्बा, अगर आप मेरे को पूछे तो मैं एक पार्टी का होनहार सिपाही हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, और मेरे लिए सबसे सर्वोपरि मेरा राष्ट्र है, उसके बाद मेरा जाति है, उसके बाद मेरा पार्टी है। जिस प्रकार से आपने राष्ट्रीय हित की बात की, चूंकि आप इस बार भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं, लगता है कि भाजपा का संस्कार धीरे धीरे आत्मसात कर रहे हो आप? नहीं, हमारा पार्टी जो है गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी एक कॉमनैलिटी है, एक चीज जो हमको बॉन्ड करता है, हमको इतना सहजता पूर्वक आपस में जोड़ता है, वो राष्ट्रवादिता है, राष्ट्रवाद है। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र रहा है राष्ट्रवाद, वह धीरे धीरे नीरज जिम्बा ने भी अंगीकार कर लिया है? अच्छा चीज। हाँ, बिल्कुल। अब अगला सवाल सर ये है आपके साथ कि जिस तरह से इस पहाड़ में जब से मैं आया हूं, मैंने देखा है कि बहुत सारी जन समस्याएं हैं जो 2 साल में की जानी चाहिए थी। कई लोग उम्मीद बनाए रखे थे कि हमारा लोकल बॉय है वो करेगा। अब लोकल बॉय क्या मुद्दा लेके जनता से वोट मांगेंगे और मांग रहे हैं? आपका क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में जनता के समक्ष? देखिए, मुद्दा तो मेरा इंडिविजुअल तो मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं एक राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और क्षेत्रीय राजनीति में बहुत सारी समस्या है। हाँ, जरूर था ये जिम्बा के ऊपर बहुत सारे पार्टी का लोगों का एस्पिरेशन था, एक्सपेक्टेशंस था, उनमें फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक विपक्ष का एक एमएलए बन के, विधायक बन के गया। तो मेरा जो लैंड फंड है, जो जिससे हम काम कर पाते, सालाना मेरे को 60 लाख लैंड फंड मिलता था, अभी 2 साल हुआ तो 1 करोड़ 20 लाख हुआ। वो पूरी तरह से बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी ने मेरा पूरा लैंड फंड बंद कर दिया। एक पैसा भी उसमें रिलीज नहीं किया ताकि मैं कोई काम कर सकूं। इस बार बॉल गेम अलग है। हम तो बाई इलेक्शन में नहीं जा रहे, हम तो इलेक्शन में जा रहे हैं, और उस दल से जा रहे हैं, उस पार्टी से जा रहा है जिसका प्रबल संभावना है कि हम सरकार बनाएं। और इस बार जितना भी हमारा घोषणा पत्र में, नेशनल मैनिफेस्टो में तो 19 में हुआ था परमानेंट सोल्यूशन और 11 जात गोष्ठी का बात, उसको छोड़ के जितना भी सब्सिडरी मांगे हैं, जितना भी सेकेंडरी मांगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण मांगे हैं, जैसे पर्जा पट्टा का है, जैसे मिनिमम वेजेस का है, और बहुत सारा इश्यूज है, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब मांगे को लेके हमारा घोषणा पत्र। जिस तरह से कहा है कि मैंने भी संकल्प पत्र पढ़ा है, क्या ये मुद्दे राजनीति करने के लिए रहेंगे, नेताओं को जीवित रखने के लिए रहेंगे, कि वाकई इन मुद्दों पे पहल की जाएगी? क्योंकि देखिए सर, ये मुद्दे लगभग जब से मैं पैदा हुआ हूं तकरीबन उससे बहुत सालों पहले का है। अभी तक बहुत सारा पानी टिस्टा खोला में, नदी में बग चुका है। ये पानी सिर्फ टिस्टा में नहीं, ये नदी गंगा में भी बह चुका है, ये नदी यमुना में भी बह चुका है, ये नदी थेम्स में भी बह चुका है, नाइल में भी बह चुका है। लेकिन आज भी थेम्स का बात करें तो अभी भी उधर में भी समस्या है। लेकिन सर पहाड़ की बात करते हैं ना, लंदन चलिए, नमस्ते लंदन करते हैं, नमस्ते। लेकिन देखिए, अभी पहाड़ के तिस्ता नदी की बात किया जाए, जितना पानी बह चुका है उतना काम नहीं हुआ समय के साथ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इधर में एक स्थायी राजनीतिक समाधान हो। इकोनॉमिक सोल्यूशन जो हुआ है, छोटा छोटा व्यवस्था हुआ है, उस व्यवस्था ने हमारा एस्पिरेशन फुलफिल नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि एक स्थायी राजनीतिक समाधान हो, जिससे हम अपने तरफ से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो और हम अपना डेवलपमेंट खुद करें। अभी डेवलपमेंट पहाड़ में हुआ है बोल रहा है हमारा साथी लोग बोल रहे हैं, तो किसका पहाड़ का डेवलपमेंट हुआ? ये तो बंगाल का पहाड़ का डेवलपमेंट हुआ ना कहीं तो बंगाल के साथ लोग नहीं रहना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था से दूर रहना चाहते हैं। कई लोग, जब मैं घूम रहा था तो कई लोग मेरे से कह भी रहे थे कि नीरज जिम्बा जी का आप इंटरव्यू लीजिए और हमारी तरफ से एक प्रश्न कीजिए। वो प्रश्न उनकी तरफ से मैं कहना चाहता हूं, आपके विधानसभा के क्षेत्र की जनता का, सभी का कहना है कि हम जिम्बा जी को सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन उन मुद्दों को वो खुल के बताए कि स्थायी राजनीतिक समाधान आखिर क्या है।
स्थायी राजनीतिक समाधान एक संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक जो भी होगा एक संवैधानिक व्यवस्था होगा। देश में सर तकरीबन जितनी भी चीजें बनती है संविधान के अनुसार ही बनती है। अब संवैधानिक चीजें देश में सरकार कर ही नहीं सकती। उधर में संवैधानिक व्यवस्था माने संवैधानिक व्यवस्था होने का मतलब है संवैधानिक गारंटी भी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और सेफगार्ड होना चाहिए, और स्टेट एक्ट में नहीं होना चाहिए, राज्य का कोई भी ऐन में नहीं होना चाहिए। जीटीए जो था राज्य के ऐन में था, दार्जिलिंग गोरखा काउंसिल राज्य के ऐन में था। हमको ऐसा व्यवस्था चाहिए जिसको सेंट्रल एक्ट में, केंद्रीय ऐन में बनाना चाहिए। जिस तरह से 6ठी अनुसूची को यहाँ के विधानसभा ने पारित कर दिया था एवं वह केंद्र के पाले में था, वह भी पूर्ण रूप से संवैधानिक व्यवस्था ही थी और उसमें भी गारंटी थी। एक 6ठे अनुसूची के कट्टर समर्थक क्या आगे 6ठी अनुसूची के लिए कुछ वैक्यूम रखना चाहेंगे? ऑब्वियसली एक स्पेस होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो पार्ट of the permanent part of the political permanent solution that people can propose. जिस तरह से सर चलो आपने सारी चीजें बताई है, मैं चूंकि दार्जिलिंग से बहुत दूर देहरादून में रहता हूं, तो जो आप लोग कहते हैं कि 1.5 करोड़ गोरखाओं के एस्पिरेशन के लिए आप काम करते हैं, परंतु इस क्षेत्र में आपके 18 से 20 लाख गोरखा है, बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र के बाहर है। क्या आपको नहीं लगता है कि बाहर के लोगों की बातें करना कहीं ना कहीं गोरखा सेंटिमेंट्स के लिए अपने फायदे को उस जगह पहुंचाना है जहां आप चाहते हो कि वह फायदा मिल पाए? नहीं, देखिए 1.5 करोड़ गोरखाओं की बात होता है, होना चाहिए, लेकिन जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है एक कीपर तो चाहिए, एक आपका आइडेंटिटी। ये देखिए अभी देहरादून में है, असम में है, बहुत सारे भारत की विभिन्न जगह, तकरीबन हर राज्य में, लेकिन उधर में ऐसा पॉपुलेशन ऐसा स्कैटर्ड है कि एक विधायक भी वो चुन नहीं पाते, एक व्यवस्था में एक कमिश्नर भी चुन नहीं पाते। वो सब लोग कहते हैं कि सर दार्जिलिंग की राजनीति देख के और यहाँ की दुर्दशा देख के राजनीति से उनका मोह भंग हो गया। देहरादून में अगर हम बात करें उत्तराखंड के समस्त 14% के आसपास राज्य की आबादी का गोरखाली समुदाय है, हाँ। लेकिन वो सभी मानते हैं कि दार्जिलिंग की राजनीति उधर में तो कोई गोरखालैंड एजिटेशन अब तक नहीं हुआ। भाषा का आंदोलन हुआ, भाषा का आंदोलन तो हर जगह हुआ। भाषा का आंदोलन, अगर भाषा का जगह देहरादून से निकला, हाँ देहरादून से भी निकला होगा, दार्जिलिंग से भी निकला होगा, दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन हमारा दार्जिलिंग में एक कीपट है, गोरखा का कीपट आइडेंटिफाई किया गया है, और यही जगह पे गोरखालैंड होना चाहिए, यही जगह पे हमारा राजनीतिक समाधान होना चाहिए। हाँ, बाकी का जगह में है वो ऑल इंडिया लेवल पे क्या कर सकते हैं हम। 11 जात गोष्ठी का है तो ऑल इंडिया गोरखा को इफेक्ट होने वाला चीज है, और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं वो करेंगे, लेकिन इतना हमको इतना एक्सक्लूसिव भी नहीं बनाना चाहिए कि हमारा इंक्लूसिवनेस गुम हो जाए। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी चीज कही। चूंकि आप एक वकील है, वकालत करते हैं, तो बतौर वकील आप देखते हैं कि दार्जिलिंग पहाड़ में अपराध का एक लंबा इतिहास रहा है, और आपको लगता है कि वाकई अब वह इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होगी या वह कहीं ना कहीं थम गया है? देखिए, पहले जो आंदोलन हुआ था और एक इंडिया में, वो भारत में एक ट्रेंड था, एक पॉपुलर ट्रेंड था कि पावर सोल्यूशन, कोई भी चीज़ आपको हासिल करना था तो पावर सोल्यूशन, पावर लगा के, दम दिखा के, आंदोलन करके, ये सब चीज़ था। नॉर्थ ईस्ट में वही हुआ, खालिस्तान का आंदोलन था, और बहुत सारा जगह ये पावर सोल्यूशन हुआ। तो अभी क्या हुआ कि उस टाइम इंडिया वॉज अ वेरी वीक नेशन। प्रश्न था कि विल इंडिया सर्वाइव, डेमोक्रेसी वॉज फ्रेजाइल, डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, इंटरनल मिस हैपनिंग्स, तो इंडिया बहुत कमजोर था। इट वॉज अ बेबी डेमोक्रेसी। नाउ इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नाउ अभी प्रश्न क्या है, व्हेन विल इंडिया बी अ सुपर पावर? तो अभी लड़ना और अभी ये पावर सोल्यूशन लेके काम करना नहीं होता है। तो अभी क्या है, नॉलेज सोल्यूशन में। अब पावर सोल्यूशन में हिंसा हुआ, मर्डर हुआ, दोनों तरफ से हुआ, स्टेट ने किया, हम लोग ने रिटेलिएट किया, तो ऐसा हुआ, तो एक रिकॉर्ड बन गया, बुरा रिकॉर्ड बना है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्राइम्स कैन बी सेपरेटेड इन मेनी थिंग्स। वो आंदोलन का क्राइम वो अलग है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, एजिटेशन का अलग है। लेकिन ऐसे ही देखे तो दार्जिलिंग में क्राइम रेट ऐसा वो नहीं है।
चलिए, आपने बतौर नॉलेज सोल्यूशन का बात होगा। अभी आपने अपने बतौर एक वकालत के सारी आपराधिक जो पृष्ठभूमि रही है, कई बार लोग उसमें शंका करते हैं। साथ ही सर, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, बहुत समय से मेरे मन में ये था कि विधायक का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर कोई विकास का नारा लगाता है, एक कोई अथॉरिटी या कोई यहाँ का क्षेत्रीय प्रशासन है उनके, तो उनको काउंटर करने के लिए एक विधायक के पास भी बहुत सारी स्कीमें रहती है। वह विधानसभा में चीजें उठा सकता है और प्रश्न करना विधानसभा में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय रहता है और उसकी अहमियत है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं विकास का जो आपके विपक्षी लोग जो नारे लगा रहे हैं उसको आप सही ढंग से काउंटर नहीं कर पाए? क्योंकि आपके मुद्दे में विकास कहीं ना कहीं बहुत कोने में है। एग्जैक्टली विकास के लिए मेरा मूलभूत राजनीति विकास के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ कि विकास जो है वो तो डेवलपमेंट जो है वो दिस इज अ रूटीन वर्क। मैं नहीं करूँगा तो कोई डीएम कर देगा, एसडीओ कर देगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करेगा। माई इज़ अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। आई एम फाइटिंग फॉर एक राजनीतिक समाधान के लिए बात कर रहे हैं। और दार्जिलिंग का विधायक, कृष्ण का विधायक और कलिंगपुर का विधायक, देखिए ऐसा चीज़ है, ये सबको समझ में नहीं आएगा। इधर में एक व्यवस्था है। अभी पहले दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल था, अभी जीटीए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि इधर में चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन एक बीओए है, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जितना भी विधायक का क्षेत्र में जो हम काम कर पाते हैं, जो पावर हमको दिया है, प्रिविलेजेस, वो दैट हैज ऑल बीन कर्टेल्ड बाय द जीटीए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जितना भी यहाँ पे सूचियाँ है पावर का सब्जेक्ट्स है, दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड, वो हस्तांतरण किया गया है जीटीए के ऊपर। अब अगर मैं अपना क्षेत्र से कुछ समस्या पे बोलना चाहूँगा तो स्पीकर साहब कहेंगे हम लोग को तो जमा कर, एक प्रोसीजर होता है वहाँ पे। ऐसे कि नहीं कि कोई मीटिंग है, पार्टी का मीटिंग है, तो हाथ उठा के बोल दिया। उधर में प्रोसीजर रहता है और मैं किसी विषय वस्तु पे, विकास का हो, कोई भी चीज़ हो, हेल्थ का हो, टूरिज्म का हो, मूलभूत समस्या का हो, हेल्थ सेक्टर में हो, तो वो लोग क्या रिप्लाई देंगे? कंसर्न डिपार्टमेंट या स्पीकर बोलेंगे दिस मैटर हैज बीन सब्जेक्ट टू जीटीए। चलिए, हम लोग बोल रहे हैं। आपने जो सारी चीजें बताई, विधानसभा की एक प्रक्रिया बताई आपने, लेकिन जनता जो चाहती है वह यह है कि उनके आने वाले विधायक जो है, जिनको वह वोट दे रहे हैं, वह उनके लिए भविष्य का निर्माण सुनिश्चित कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम वी आर अ पार्ट ऑफ द टीम। विधायक एक टीम, एक प्रोसेस का एक हिस्सा है, एक टीम का एक अंग है। हमारा टीम है जो यहाँ पे राजनीतिक समाधान के लिए काम कर रहे हैं, 11 जात गोष्ठी को मान्यता देने के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे एक स्थायी राजनीतिक समाधान हो, और वो स्थायी राजनीतिक समाधान ऐसा चीज़ हो ताकि हर चीज़ उसमें समावेश हो और समाधान के सूत्र वो बन सके, ताकि हमको बंगाल जाके हर एक चीज़ बोलना ना पड़े, हर एक चीज़ मांगना ना पड़े। तो सेल्फ ऑटोनॉमी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ ऑटोनॉमी, वेयर सेल्फ डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ होगा। और विधायक सिर्फ विकास का लिए कुछ काम करना, रास्ता बनाना, ये करना नहीं है। मैंने उसी ऊपर रख के अपने आप को प्रोजेक्ट किया है कि हम करेंगे तो ये परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के काम करेंगे। पहाड़ में बहुत बुलडोजर चलाने वाले पार्टी है, व्यक्ति लोग हैं, लेकिन हम दिल्ली में बुलडोजर करके, कोलकाता में बुलडोज करके हम अपना समाधान लेंगे। आपने ये कहा कि स्थायी राजनीतिक समाधान आपका सबसे प्राइमरी एक एजेंडे में है, प्रिंसिपल एजेंडा। ये कब तक पूरा हो पाएगा? ये जल्द से जल्द होगा शायद। जल्द से जल्द एक अगर समय की अवधि में बांध दिया जाए तो? अवधि में टेक्निकली होगा तो 19 से लेके 24 तक एक घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में। लेकिन अभी बंगाल का विधानसभा अगर चुनाव जल्दी हो गया और भाजपा की सरकार बनेगा तो ये प्रोसेस एक्सपर्टाइज होगा, एकदम जल्द से जल्द हो जाएगा। चलिए सर, आपने हिंदी में करी, और साथ में चूंकि चुनाव का माहौल है और हमरो क्षेत्र को जनताहरू को धेरै मेरो वीर गोर्खा देखि एउटा गुनासो पोखाउँछ वाले कि मेरो नेपालीमा किन कार्यक्रम हुँदैन। सर्वप्रथम अलिकति सानो सा एउटा कुराकानी गर्न चाहन्छु। मेरो बसोबास देहरादून हो र हाम्रो कुनै प्रकारको नेपाली भाषामा न त प्राथमिक शिक्षा छ अनि कुनै प्रकारको साहित्यिक पनि हामीले प्रकाशन हेर्ने पाएको छैन। त्यसकारण हामीहरूको नेपाली घरमा बोलचालको अनुरूप भएको हो, अलि वहाँ अभ्रंश भएको छ, हिन्दी मिक्स धेरै भएको छ। फेरि पनि म प्रयास गर्छु हाम्रो विधायकज्यू निरज जिम्बाजीसँग
कि हामीहरूले के कुराकानी नेपाली भाषामा गर्न सक्छौँ। सर भेरी फर्स्ट म अलिकति हजुरलाई माफी पनि क्षमा पनि गर्न सक्छु कि मेरो प्रश्न हजुरले बुझ्छ कि बुझ्दैन, तर प्रयास त गर्नेछु। मेरो हिन्दी तपाईँले नबुझेको जस्तो तपाईँको नेपाली पनि मैले नबुझुँला, तर यहाँ एकदम एउटा ब्यालेन्स भयो, एउटा ब्यालेन्स हुन्छ। हाम्रो जनताको चाहना पनि हेर्नुपर्छ। सर हजुर जीएनएलएफ को एउटा पुरानो खास कट्टर काडर र मैले पहाडमा आएपछि हेरेँ कि सुभाष घिसिङ हामी सानोमा नानी हुँदाखेरि हामी उनले गोर्खाहरूको नायक मानेर हिँड्ने थियो। हामी उनले भन्ने थियो ए हाम्रो पहाडमा हाम्रो गोर्खा एउटा यस्तो नेता छ। तर अहिले म पहाडभित्र छिर्दैखेरि सुभाष घिसिङको नाम कुनै कुनामा कुनै पत्तामा पनि लेखेको छैन। यस्तो अवस्था किन आएको छ? हेर्नु, जोसँग तपाईँले अन्तर्वार्ता गर्नुहुँदैछ, मेरो त कण कणमा सुभाष घिसिङ छ र पहाडको हरेक जग्गामा जानुहोस् सुभाष घिसिङ छ। त्यहाँ एउटा सानो गोरेटो छ भने सोध्नुहोस् कसले बनाएको, त्यो सुभाष घिसिङले बनाएको। त्यहाँ एउटा कल्भर्ट छ भने कसले बनाएको, सुभाष घिसिङले बनाएको। त्यहाँ ब्रिज छ भने सोध्नुहोस्, मुक्ति ब्रिजहरू सुभाष घिसिङले बनाएको। चौतारी, देउराली, भिर, पहरा कहीँ न कहीँ सुभाष घिसिङ छ। विकासको मूल फुटाउने नै सुभाष घिसिङ हो पहाडमा। सुभाष घिसिङजी कणकणमा छ, यहाँ मात्र होइन। जनजनमा कब हुने हो? जनजनमा अब त्यो प्रचार प्रसार हुन सकेन, जनजनमा प्रचार प्रसार हुन सकेन, हामीले गर्न सकेनौँ। सुभाष घिसिङ अब अतुल्य सुभाष घिसिङलाई अब जनजनमा पुर्याउनु, मनमनमा पुर्याउनु हाम्रो प्रयास रहन्छ। अब सर मैले जब पहाडमा आयो थुप्रै युवा वर्गहरूसँग कुरा गर्यो। जो फर्स्ट टाइमर भोटर छ धेरै सङ्ख्यामा छ र जो नानीहरू 12, 14, 15, 17 वर्षको छ, उहाँहरूले सुभाष घिसिङज्यूको अनुहार मात्र चिन्छ। उहाँले के गरेको हो, उहाँको कस्तो राम्रो एउटा स्वर्णिम इतिहास उहाँले आफ्नो काँधमा बोकेर पहाडको लागि जनाएको हो। कुनै प्रकारको उहाँलाई यस्तो स्मृतिमा छैन युवाहरूलाई। के यो जीएनएलएफको सबभन्दा ठुलो एउटा कमजोरी हो कि आफ्नो नेतालाई आफ्नो जनताको समक्ष जनाउन सकेको छैन? होइन, कमजोरी नभनौँ, हामीले त्यो मौका पाएनौँ। सुभाष घिसिङ जब सत्तामा हुनुहुन्थ्यो तब त टेक्स्ट बुकतिर उहाँले इम्पोज गर्नु भएन। अब जिउँदै मान्छेले आफ्नै कथाहरू इतिहासहरू पढाउन त मिलेन। अब सुभाष घिसिङ सत्ताच्युत भइसकेपछि, षड्यन्त्र भएर उहाँ विस्थापित भइसकेपछि अरू पार्टीहरू आयो जसले सुभाष घिसिङको इतिहास बिगारेर, सुभाष घिसिङको लाई दमन गरेर उनीहरूले आफ्नो साम्राज्य खडा गरेको थियो। र उनीहरूले त्यो त पढाउने टेक्स्ट बुकतिर अब नानीहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई कसरी पढाउने त? अहिले त यो त स्कुलमा पढाउनु पर्यो। सुभाष घिसिङ शुड बी अ च्याप्टर इन द हिस्ट्री बुक्स। निश्चित रूपले सर, किनकि मेरो पनि व्यक्तिगत एउटा यो मत छ, मेरो व्यक्तिगत मत यो हो कि सुभाष घिसिङलाई राजनीतिमा नराख्नुहोस् न हजुर। एउटा हाम्रो व्यक्तित्व गोर्खा एउटा विभूति जस्तो मानेर उहाँको लागि के गर्नु सक्छौँ, त्यो हामी चाहन्छौँ। जब हामी शासनमा आउँछौँ, जब हाम्रोमा शासन हातमा हुन्छ, जब हामीले मौका पाउँछौँ, हामी यो मौका चुकाउँदैनौँ। जस्तो इतिहासमा हेर्नुहोस्, महात्मा गान्धी पढायो, नेहरू पढाइयो, होइन, सरदार पटेल पढायो। यसै कारण उनीहरूको इतिहास स्वर्णिम अक्षरमा लेखियो। नभए त अहिलेको नानीहरूले हु इज महात्मा गान्धी भन्दा चिन्ने थिएन। उनीहरूले पढाइदिँदैछ उनीहरूको विषय। उनीहरूको यो कुरा हजुरको मात्र पाठ्यक्रमको होइन। हामी उसले हेर्दैछौँ कि पहाडतिर आएर एउटा यस्तो कुनै प्रकारको न त राम्रो एउटा गोर्खालीहरूको सङ्ग्रहालय छ, न कोही गोर्खा व्यक्तित्वहरूलाई चिनाउने एउटा जनाउने हिन्दी भाषा, नेपाली भाषा, इङ्ग्लिस भाषामा निचे लेखेको अलिकति यस्तो हुनुपर्छ। म दिल्ली बस्दाखेरि इन्दिरा गान्धी, लाल बहादुर शास्त्रीजी, हजुरको राजीव गान्धी कुनै प्रकारको छ, उहाँहरूको राम्रोसित उहाँलाई एउटा स्मृति भवन जस्तो बनाएको छ। मानिसहरूले आफ्नो जो पुरानो व्यक्तित्व थियो, जसले राजनीतिमा एउटा ठुलो छाप हानेको थियो, उहाँहरूलाई बुझेको। हामीले यस्तो केही योजना छ, यस्तो परियोजनाहरू हाम्रो मनमा छ, हाम्रो मस्तिष्कमा छ। कतिवटा कुरो हामीले अहिले गर्नु चाहेर पनि गर्नु सकेको छैनौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो एउटा सङ्ग्रहालय, सुभाष घिसिङको एउटा गोर्खा सङ्ग्रहालय, तपाईँकैबाट मैले यो बुझेको। आजभन्दा धेरै दिन अगाडि तपाईँसँग एउटा वार्ता हुँदा तपाईँले यो सोच प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यो सोच ल्याएर मैले आफ्नो पार्टी समक्ष पनि राखेको थिएँ। हाम्रो यो परियोजनाहरू छ।
तर अहिले नै होइन, अहिले हाम्रो अध्यक्षको मोहन घिसिङज्यूको भन्नु कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले आफ्नो आपाको सपना पुरा गरौँ, त्यसपछि सङ्ग्रहालय हामीले होइन अरूले बनाइदिइहाल्छ भन्ने छ। तर छ यो परियोजनाहरू छ। सुभाष घिसिङज्यूलाई योपालि पद्म विभूषणको लागि नोमिनेट गर्दाखेरि पनि एकदमै उहाँको नाम माथिल्लो स्तरमा होम मिनिस्ट्रीबाट एकदमै अब अवार्ड यो पद्म भूषण पौला जस्तो पद्मश्रीदेखि पद्म पोस्टमसली मरणोपरान्त अब एकदमै हामीले फतेह गरिसकेको थियो। तर मोहन घिसिङज्यूको चाहना थियो कि पहिला हामीले आफ्नो मुद्दा हासिल गर्नुपर्छ, बादमा आपाले यो सम्मान न्याय पाइहाल्छ भन्ने। यस्तो छ एउटा ठुलो शालिग म आफै पनि बनाउन सक्छु अरूको हेल्प नलिकन। अब सुभाष घिसिङलाई त मैले पुजेको हो, सुभाष घिसिङ मेरो आदर्श मेरो भगवान हो। उहाँको स्ट्याचु बनाउनको लागि मैले सङ्ग्रह कसैबाट नउठाइकन पनि मैले एउटा भव्य रूपमा दार्जिलिङमा त्यस्तो कसैको पनि नभएको मेरो निजी कोषबाट पनि म गर्न सक्छु, बनाइदिनुहोस्। तर होइन रोकेको छ नि, मलाई रोकेको छ, मेरो पार्टी प्रेसिडेन्टले रोक्नु भएको छ। किन उहाँले भन्नुहुन्छ कि पहिला चाहिँ आपाको सपना पुरा होस्, त्यसपछि हामी गर्नुपर्छ र यो हामी गर्छौँ, चाँडै गर्छौँ। ल सर, अहिले त हजुरलाई पनि प्रचारमा आफ्नो लाग्नु होला। हजुर धेरै अहिले बिजी भएको छ, धेरै हजुरको वक्त समय नलिएर एउटा सानोमा अन्तमा मैले एउटा फर्मेट राखेको छु कि मेरो प्लेटफर्ममा जुनै प्रकारको व्यक्तित्वहरूको मैले अन्तर्वार्ता गरेको छु। 1 मिनट आफ्नो जनताको माझ जो पनि हजुरले अपिल गर्नुसक्छ हजुरले गर्नुहोस्। होइन अब प्लेटफर्मबाट के अपिल गर्ने, जनताले बुझिसकेको छ कि 2019मा पनि एउटा चुनावभन्दा ठुलो चुनौती थियो र 2021मा अझै ठुलो चुनौती हो हाम्रो लागि। चुनाव होइन, पहाडमा अब गोर्खा जिउँदैछ, पहाडमा गोर्खा मरेको छैन भनेर हामीले बङ्गाललाई प्रमाण गर्नुपर्छ। हाम्रो जति पनि अग्रज नेताहरू थिए, भनौँदो नेताहरू, हामीले उनीहरूलाई कुन स्थान दिएनौँ, कुन जग्गामा राखेको थिएनौँ। तर अहिले अन्तमा गएर आएर उनीहरू बङ्गोप महासागरमा नतमस्तक भइसकेपछि पहाडमा केवल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अनि गोर्खालाई न्याय दिन्छु भन्ने एउटा प्रधानमन्त्री, गोर्खासँग चट्टान जस्तो खडा हुन्छु भन्ने एउटा गृहमन्त्री छ र भारतीय जनता पार्टी छ जसले आफ्नो नेसनल म्यानिफेस्टोमा सङ्कल्प पत्रमा हाम्रो भार बोकिदिएको छ। र हाम्रो भार बोकिदिने, हाम्रो 11 जात गोष्ठीलाई मान्यता दिन्छु भन्नेलाई हामीले भोट हाल्ने कि हाम्रो 13 जना शहीद खुलेआम सडकमा पोइन्ट ब्ल्याङ्क रेन्जमा कोल्ड ब्लडेड मर्डर गर्ने टिएमसी सरकारलाई हाल्ने। र 7 तारिकको दिन म तपाईहरुलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु यो वीर गोर्खा च्यानलबाट कि तपाईहरुले आफ्नो मत चाहिँ यो चोर औली भन्छ यसलाई, यो चोर औलीले त्यो कमलको बटनमा 2 नम्बरमा थिचेर यो पहाडको जति पनि चोरहरूलाई अन्त गर्ने र पहाड साफ गर्ने अभियानमा लागेर कमल फुलाउने मेरो यो नम्र निवेदन छ। जय गोर्खा। ल सर, अन्तमा हाम्रो जुन प्रकारको मानिसहरूले चाहन्छ कि म अहिले भित्र कमरामा उहाँको सँग अन्तर्वार्ता गर्यो, चाँडै म कोसिस गरौँला र सरको अगर आज्ञा होस् त एउटा हजुरको कभरेज दिनभरि हजुरले कहाँ जान्छ, के कुरा गर्छ, पब्लिक रेस्पोन्स पनि अलिकति जनतालाई देखाउनु जरुरी छ। भित्र कमरामा त हजुरको मन्तव्य भयो, मेरो मन्तव्य भयो, तर जनताले के बुझ्छ, के रुच्छ र हजुरले उहाँलाई के वादा गर्छ? यु आर मोस्ट वेलकम। तपाईलाई एकदम स्वागत छ। मेरो इलेक्सन क्याम्पेनको अब 10 कति दिन ज्यादा त छैन, 8-9 दिन होला। कुनै एक समष्टिमा म तपाईलाई बिहानदेखि साँझसम्म त्यसमा लगेको छु। ल उहाँले राम्रोसित वादा गर्यो। अब हेरौँ जनतासँग वादा र वीर गोर्खासँग वादा कुन प्रकारले उहाँले पुरा गर्नु हुनुहुन्छ। म दीपक राई, वीर गोर्खा वेब टिभीदेखि यो खबर हजुरको खबर हो र हजुरको मुद्दाको लागि खबर हो। प्लिज लाइक गर्नुहोस्, बेसी भएर हजुर यसलाई शेयर पनि गर्नुहोस् र कुराकानी पनि गर्नुहोस् कि यो इन्टरभ्यू वीर गोर्खा वेब टिभीमा आएको छ। जय हिन्द, जय गोर्खा। जय गोर्खा, जय हिन्द।